हेलो फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी बायोलॉजी फास्ट रिवीजन की 5th वीडियो है। इससे पहले हम इसके 4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। इन वीडियो में हम बायोलॉजी के ऐसे पॉइंट देखते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट है एडिपोज टिश्यू, टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बेनेथ द स्किन। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। यानी कि एडिपोज टिश्यू एक तरह का लूज कनेक्टिव टिश्यू है और ये स्किन के नीचे पाया जाता है और इसकी सेल्स फैट को स्टोर करती हैं। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट यूज इमिडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट एंड आर स्टोर्ड इन दिस टिश्यू। यानी कि जितना भी हम न्यूट्रिएंट लेते हैं और जो उसमें से यूज़ नहीं होता है, यानी कि जो ज़्यादा मात्रा में रहता है, वो फैट में कन्वर्टेड होकर इस टिश्यू में स्टोर हो जाता है, जिसे कि हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं, और बाद में वो टूटकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। देन इसके बाद है स्लाइम लेयर। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एनसीईआरटी के पेज नंबर 128 पर दिया हुआ है। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमॉन्ग डिफरेंट बैक्टीरिया। तरह तरह के बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स की थिकनेस और कंपोजिशन अलग अलग पाया जाता है। इट कुड बी लूज शीथ कॉल्ड द स्लाइम लेयर और इट मे बी थिक एंड टफ कॉल्ड कैप्सूल। यानी कि यदि ये लूज शीथ के रूप में पाया जाता है तो इसे स्लाइम लेयर कहते हैं, और यदि ये थिक एंड टफ शीथ के रूप में पाया जाता है तो इसे कैप्सूल कहते हैं। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। देन इसके बाद है पेज नंबर 129 पर एनिमल एंड प्लांट सेल में कुछ अंतर दिए हैं, जैसे कि प्लांट सेल में सेल वॉल, प्लास्ट्रेट एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाते हैं, जबकि एनिमल सेल में ये तीनों नहीं पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। एंड एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, जो कि प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। तो इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये चारों पॉइंट याद रखना है। इसके बाद है रियल प्रोडक्ट ऑफ एपीकल्चर इज बी वैक्स। यानी कि एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन का रियल प्रोडक्ट बी वैक्स होता है, ना कि हनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एम्स में पूछा गया है, तो इस साल आने के चांसेस हैं। देन अब देखते हैं कुछ रेवोल्यूशन जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि एग्रीकल्चर के लिए आया था। तो ये एग्रीकल्चर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आया था। इसके बाद है सिल्वर रेवोल्यूशन, जो कि एग के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लागू किया गया था। देन इसके बाद है ब्लू रेवोल्यूशन, इसके अंदर फिश प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है। देन इसके बाद है वाइट रेवोल्यूशन, इसके अंदर मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है। तो आपको ये चारों पॉइंट याद रखने हैं। इसके बाद है MOET, तो ये आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 168 पर दिया हुआ है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म होती है मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, यूज फॉर हर्ड इंप्रूवमेंट। हर्ड मीन्स होता है पशु, जैसे कि कैटल, सेप, रैबिट, बफेलो। तो इन सब के इम्प्रूवमेंट के लिए MOET टेक्निक आई थी। इन MOET काउ इज एडमिनिस्ट्रेड हार्मोन्स विद FSH लाइक एक्टिविटी टू इंड्यूस follicular maturation and super ovulation. Instead of 1 egg they produce 6 to 8 eggs. MOET में काउ में FSH एक्टिविटी वाला हार्मोन इंट्रोड्यूस किया जाता है या उसमें लगाया जाता है, जिससे उसका फोलिकुलर मैचुरेशन बढ़ जाता है और वो एक एग के स्थान पर 6 से 8 एग प्रोड्यूस करती है। इफ वी वांट इवॉल्व अ प्योर लाइन इन एनी एनिमल देन इनब्रीडिंग इज नेसेसरी। यदि हमें किसी एनिमल में उसकी प्योर लाइन लेनी है तो उसके लिए इनब्रीडिंग बहुत ज़रूरी है। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहले नीट में भी एंड एम्स में भी पूछा गया है। और यहाँ पे दिया है इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मतलब होता है ब्रीडिंग इज बिटवीन एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड। यानी कि यदि सेम ब्रीड के एनिमल्स के बीच में ब्रीडिंग कराई जाए तो उसे इनब्रीडिंग कहते हैं। देन इसके बाद एनसीईआरटी के पेज नंबर 173 पे दिया है ड्यूरिंग द पीरियड 1960 to 2000 wheat production increased from 11 million tons to 75 million tons। यानी कि 1960 से 2000 के पीरियड में गेहूं का उत्पादन 11 मिलियन से 75 मिलियन टन बढ़ चुका था। इट वाज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्राफ्ट वेराइटीज ऑफ व्हीट, और ऐसा व्हीट की सेमी ड्राफ्ट वेराइटीज़ के डेवलपमेंट के कारण हुआ था। तो व्हीट की सेमी ड्राफ्ट वेराइटीज़ कौन कौन सी हैं? सोनालिका एंड कल्याण सोना। तो आपको ये दोनों भी ध्यान रखना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। तो देखिए ट्यूमर्स 2 टाइप के होते हैं, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। तो इनमें अंतर क्या क्या होता है? तो देखिए मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में मेटास्टेटस पाई जाती है, जबकि बिनाइन ट्यूमर में मेटास्टेटस नहीं पाई जाती है। मेटास्टेटस का मीन्स होता है
कि ट्यूमर एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर जाता है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकते हैं, जबकि बिनाइन ट्यूमर्स एक ही स्थान पर पाया जाता है। एंड बिनाइन ट्यूमर्स स्लो ग्रोइंग होते हैं, यानी कि ये धीरे धीरे ग्रो करते हैं, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स फास्ट ग्रोइंग होते हैं, यानी कि ये बहुत तीव्र गति से ग्रो करते हैं और इनमें अनकंट्रोल ग्रोथ पाई जाती है। इसलिए इन्हें न्यूप्लास्टिक ट्यूमर्स भी कहा जाता है, यानी कि ये कैंसर के ट्यूमर्स होते हैं। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स इनमें याद रखने हैं। इसके बाद है ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे कि है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा इज कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। इसके एग्जाम्पल्स हैं सर्वाइकल कैंसर, स्किन कैंसर, लंग कैंसर। देन इसके बाद है मिलेनोमा, कैंसर ऑफ मिलेनोसाइट ऑफ स्किन। यदि स्किन की मिलेनोसाइट में कैंसर हो जाए तो उसे मिलेनोमा कहते हैं। देन इसके बाद है सार्कोमा, कैंसर ऑफ कनेक्टिव एंड मस्कुलर टिश्यू। जैसे कि एग्जाम्पल है बोन, मसल, कार्टिलेज। इन सब में यदि कैंसर हो जाए तो उसे सार्कोमा कहा जाता है। एंड लास्ट है ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। इसके बाद कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम इज ए येलोइश फ्लूइड, ये एक पीले रंग का फ्लूइड होता है। इज सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, हैज अबंडेंट एंटीबॉडीज IgA टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट। यानी कि कोलोस्ट्रम एक येलोइश फ्लूइड होता है जो कि लैक्टेशन के शुरुआती दिनों में मदर द्वारा सीक्रेट होता है, और इसमें IgA एंटीबॉडीज पाई जाती हैं जो कि इन्फेंट को प्रोटेक्ट करती हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, और ये एक पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमने NCERT बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसी तरह हम पूरी बायोलॉजी को कंप्लीट कर लेंगे जिससे आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे।